जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं स्त्री जनन तंत्र के बारे में, दैट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, इसके अंदर हम जानेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो कि भाग लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस चित्र के बारे में। ये जो चित्र है इसमें दोस्तों कुछ भाग हैं जिनका नाम हमने लिख दिया है और इसमें हम जानेंगे कौन सा प्रमुख है, यानी कि कौन सा प्राथमिक लैंगिक अंग है और कौन सा द्वितीयक लैंगिक अंग है। तो दोस्तों, अगर हम प्राथमिक लैंगिक अंग की बात करते हैं, मादा जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक जनन अंग की बात करें तो वो दोस्तों अंडाशय, जिसको हम डिंब ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो ये जो डिंब ग्रंथि है वो मादा जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। क्यों? क्योंकि इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब जो अंडाणु होता है वो जनन क्रिया में बहुत ही बड़ा योगदान निभाता है। जैसे कि हमने आपको नर जनन तंत्र में बताया था, नर जनन तंत्र में प्राथमिक लैंगिक जनन अंग वृषण होता है, यानी कि स्क्रोटम होता है, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अंडाशय यानी कि डिंब ग्रंथि में अंडाणुओं का निर्माण होता है, इसलिए अंडाशय को प्राथमिक लैंगिक जनन अंग कहेंगे। और इसकी जो संख्या होती है, संख्या जो होती है वो दो होती है, इस साइड, दाएं साइड और बाएं साइड। अब इसमें एक खास बात ये है कि दोनों अंडाशय जो होते हैं, दोनों जो डिंब ग्रंथि होती है वो एक साथ काम नहीं करती है। ठीक है, अगर जनवरी के माह में दाहिने वाला डिंब ग्रंथि काम कर रहा है, यानी कि दाहिने वाला अंडाशय काम कर रहा है, तो जनवरी के माह में बाएं वाला जो अंडाशय होता है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर काम करेगा तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों डिंब ग्रंथि साथ में काम नहीं करती है। अगर ये जनवरी में काम किया तो इधर वाला फरवरी में काम करेगा। ठीक है, जिसको हम पीरियड के समय पता लगा सकते हैं कौन सा अंडाशय काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, अब तो ये पता चल गया कि कौन सा अंडाशय यानी कि किस तरफ का अंडाशय कब काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगर इसके संख्या की बात करें तो चित्र में आप देख ही रहे हैं, अंडाशय की जो संख्या होती है वो दो होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अंडाशय, अंडाशय की संख्या दो, यानी कि एक जोड़ी, एक जोड़ी स्पष्ट। और ये प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है। ठीक, फिर उसके बाद करें हम द्वितीयक लैंगिक जनन अंग, यानी कि सहायक लैंगिक जनन अंग। ऐसे कौन से जनन अंग है मादा में जो कि जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं जनन की प्रक्रिया में। ठीक है, तो अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। ठीक है, ये तीन ऐसे अंग होते हैं मादा जनन तंत्र में जो कि जनन प्रक्रिया में सहायता करते हैं। देखिए, ये जो अंडवाहिनी है ये भी संख्या में दो होता है, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है, लेकिन इस अंडवाहिनी का दो नाम और है। ठीक है, कौन कौन सा उसको हम बता देते हैं, आप नोट कीजिए। देखिए, इधर लिख देते हैं, इसको हम डिंब वाहिनी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो अंडाशय है इसको डिंब ग्रंथि कहते हैं। तो डिंब ग्रंथि को हम डिंब ग्रंथि से निकले हुए नलिका को हम डिंब वाहिनी के नाम से भी जान सकते हैं। क्या? डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी स्पष्ट। एक और नाम है, दूसरा नाम है उसका फेलोपियन नलिका, जिसको अंग्रेजी में फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या? फेलोपियन नलिका, फेलोपियन नलिका स्पष्ट। तो स्पष्ट हो गया कि जो द्वितीयक लैंगिक जनन अंग में अंडवाहिनी है उसको हम डिंब वाहिनी और फैलोपियन नलिका के नाम से जानते हैं, और इसकी जो संख्या है वो दो है। ठीक है, यानी कि एक जोड़ी। तो ये जो हमारा है ये है द्वितीयक
लैंगिक जनन अंग। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर बात करें, दूसरे नंबर पर है गर्भाशय। गर्भाशय भी द्वितीयक लैंगिक जनन अंग है, क्योंकि इसमें जो जनन की प्रक्रिया होती है, जनन की प्रक्रिया में जो निषेचन होता है, निषेचन के फलस्वरूप जो जाइगोट बनता है और जाइगोट से जो एक शिशु का निर्माण होता है, वो गर्भाशय में आकर के 9 महीने तक रहता है। ठीक है, कैसे निषेचन की प्रक्रिया होती है उसको जानिए। आपने स्पर्म का चित्र देखा होगा और स्पर्म के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, नहीं देखे फिर भी हम आपको बता देते हैं। ये स्पर्म का एक चित्र है। ठीक है, ये स्पर्म का चित्र है। ठीक है, ढेर सारे स्पर्म शारीरिक संयोजन के दौरान स्त्री के वेजाइना से उसके अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन केवल और केवल एक ही स्पर्म जो होता है वो कार्य करता है, बाकी के स्पर्म जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कहीं पर नोट कर लीजिए, 7 ml स्पर्म में लगभग 20,000 शुक्राणुओं का 2 लाख शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 7 ml वीर्य में 2 लाख शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ये आप कहीं पर नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जो एक स्पर्म है यही कार्यरत होता है, वो इस प्रकार से जाएगा गति करते हुए, गमन करते हुए, और इस डिंब ग्रंथि यानी कि इस अंडाशय में जो अंडा बनता है, ये अंडा यहां से निकलते हुए अंडवाहिनी के द्वारा यहाँ पर आ जाएगी, और इधर से ये जो स्पर्म है वो स्पर्म आएगा और दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, संलयित हो जाएंगे। संलयित होने के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया को अंजाम देंगे, इसकी निषेचन की क्रिया को अंजाम देंगे, और निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बनेगा जाइगोट। ठीक है, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएंगे, और इस जाइगोट में विभाजन होगा, और विभाजन के दौरान 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4 बनेगी, 4 से 16 बनेगी, 32, 64 ऐसे ऐसे बनते हुए वो एक शिशु का जो प्रारंभिक अवस्था होता है, फ्रीटस जिसे कहते हैं, उसका निर्माण कर लेती है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इतना स्पष्ट हो गया कि जो अंडवाहिनी होती है उसके अंतर्गत, उसके अंदर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, और गर्भाशय में आकर के शिशु 9 महीने तक रहता है। जो गर्भाशय होती है ये भी द्वितीयक लैंगिक जनन अंग है, और इसकी जो संख्या होती है वो होती है 1। गर्भाशय की संख्या 1 होती है। फिर उसके बाद बात करें योनि की। तो दोस्तों, जो योनि होता है, अभी इन सभी के बारे में हम डिटेल से बता रहे हैं, आप अपने नाम के बारे में जान लीजिए। अब जो ये योनि होता है ये जनन की प्रक्रिया में सहायता करता है। कैसे? जो मेल का पेनिस होता है, इसी योनि के सहायता से स्त्री के अंदर प्रवेश करता है और वहां पर अपने सीमेंस को यानी कि शुक्राणुओं को छोड़ता है। ठीक है, तो ये भी जो संख्या में होती है 1 होती है, इसकी जो संख्या होती है 1 होती है। गर्भाशय की भी संख्या 1 होती है और योनि की भी संख्या 1 होती है। अब बात आती है इधर इस साइड देखते हैं, जो कि चित्र में नहीं है, वो है भग, जिसको हम उल्वा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भग होता है ये स्त्री का बाह्य जनन तंत्र होता है। बाहरी रूप से जितने भी अंग दिखाई देते हैं जनन के लिए, वो सभी बाह्य जनन तंत्र में आते हैं। फिर उसके बाद आता है स्तन, जिसको हम ब्रेस्टिस कहते हैं। अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो स्त्री होती है उसमें स्तनों का विकास काफी हद तक क्या पूरी तरह से हुआ रहता है, क्योंकि स्तन से ही वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो जो स्तन है दोस्तों, वो द्वितीयक लैंगिक जनन अंग को दर्शाता है, और शिशु जन्म के बाद यानी कि प्रसव की क्रिया के बाद उसमें से कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो दूध को सिक्रेट करते हैं, दूध को निकालते हैं, जो बच्चे पीते हैं। भग और स्तन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्त्री जनन तंत्र के बारे में। भग जो होता है वो भी 1 होता है, उसके बाद जो स्तन होता है वो 2 होता है, यानी कि 1 जोड़ी। ठीक, चलिए इतना तो स्पष्ट हो गया कि जो स्त्री जनन तंत्र होता है उसमें 2 प्रकार के अंग पाए जाते हैं, एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। प्राथमिक जनन अंग में बात करें
वो जाएगा अंडाशय जिसके डिंब ग्रंथि करते हैं, और द्वितीयक में बात करें तो द्वितीयक में अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। चलिए अब हम चलते हैं अपने थियरी की तरफ। अंडाशय क्या होता है? सबसे पहले अंडाशय क्या होता है और डिंब ग्रंथि क्या होता है। अंडाशय डिंब ग्रंथि चूंकि दोनों एक ही है तो उनके बारे में जान लेते हैं। जो अंडाशय होता है यह स्त्री जनन तंत्र का एक प्रमुख लैंगिक जनन अंग होता है। यह लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी और 0.8 सेंटीमीटर मोटी होती है। ये जो अंडाशय है इसकी जो लंबाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है, और जो चौड़ाई होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है, और जो मोटाई होती है वो 0.8 सेंटीमीटर होती है। इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है। हमने आपको बताया कि इसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है, और जो वृषण था उसमें इसका वृषण में निर्माण होता है शुक्राणुओं का, टेस्टिस में। तथा इसमें प्रोजेस्टेरॉन एवं एंड्रोजन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है, जो अंडाशय होती है, डिंब ग्रंथि होती है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है। और हमने आपको वृषण में यानी कि नर जनन तंत्र में वृषण में बताया था, उसमें टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का स्रावण हो रहा था, जो कि पुरुषों में यौनावस्था को दर्शाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें दूसरे नंबर पर, जो कि एक द्वितीयक लैंगिक जनन अंग है, अंडवाहिनी, जिसको हम ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या 2 होती है, यानी कि एक जोड़ी होती है। तो इसके बारे में जान लेते हैं ये क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है। यह कीपनुमा झालदार संरचना होती है, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, ये कीपनुमा झालदार संरचना होती है। इसका अधिकांश भाग फैलोपियन नलिका कहलाता है। ये जो भाग है ये फैलोपियन नलिका कहलाता है। इसी को हम अंडवाहिनी या फिर डिंब वाहिनी के नाम से जानते हैं। हो गया। जहां निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। हमने आपको जस्ट अभी यहाँ पर बताया कि अंडाणु और स्पर्म दोनों जा करके फैलोपियन नलिका में संलयित होते हैं। संलयित होने के बाद निषेचन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। ठीक है, अंडाशय की दोनों तरफ एक अंडवाहिनी आपस में मिलकर एक थैलीनुमा संरचना बनाती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। अब देखिए, ये अंडाशय की अंडवाहिनी है, यहाँ पर आकर समाप्त हो जा रही है, और इस तरफ भी अंडाशय की ये अंडवाहिनी यहाँ पर के आकर के समाप्त हो जा रही है। लेकिन बीच में एक बड़ा सा थैली के जैसा संरचना बन रहा है, और इस थैली के जैसे संरचना को हम कहेंगे गर्भाशय, यूटेरस। ठीक है, तो गर्भाशय क्या होता है ये आपने जान लिया कि अंडवाहिनी जो होती है, दोनों अंडवाहिनी आपस में मिल करके एक थैली के जैसा संरचना बनाती है, और वही थैली जैसी संरचना कहलाती है गर्भाशय। चलिए अब गर्भाशय के बारे में जान लेते हैं, गर्भाशय क्या होता है। गर्भाशय, स्त्री जनन तंत्र में गर्भाशय की संख्या 1 होती है। चित्र में देख रहे हैं केवल एक ही गर्भाशय दिखाई दे रहा है, जिसे बच्चेदानी भी कहते हैं। गर्भाशय को बच्चेदानी के नाम से भी जानते हैं। बच्चेदानी यानी कि जिसमें बच्चा रहता है। ये दोनों अंडवाहिनियों के खुलने का स्थान होता है। यहाँ पर भी हमने बताया कि दोनों अंडवाहिनियां जहां पर आपस में मिलती है वहां एक थैलीनुमा संरचना बन जाता है। लेकिन उसी प्रकार दोनों अंडवाहिनियां जहां पर खुलती हैं वो गर्भाशय कहलाता है, जो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर मोटा होता है। यहाँ पर बना लीजिए। चौड़ा, खोखला एवं उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। गर्भाशय की भित्ति जो होती है वो 3 स्तर की बनी होती है। ठीक है, 3 परती की बनी होती है। कैसे? देखिए, जो अंदर की सबसे अंदर की जो भित्ति है वो कहलाती है गर्भाशय अंतः स्तर, और उसके बाद यानी कि बीच की जो भित्ति है वो कहलाती है गर्भाशय पेशीय स्तर, और सबसे बाहर की जो भित्ति है वो कहलाती है परिगर्भाशय। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम योनि की। इस पोषण की बात करें, योनि क्या होता है। यह लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका के समान मूत्राशय है। यह अत्यधिक सिकुड़ने तथा फैलने वाली नाल होती है, जो मैथुन क्रिया के समय सहायता करती है। मैथुन क्रिया के समय यानी कि जब एक लड़का और लड़की शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उस समय जो योनि होता है वो बहुत ही ज्यादा सहायता करता है शारीरिक संबंध बनाने की प्रक्रिया में। ठीक है,
और ये रजोधर्म तथा प्रसव क्रिया में भी सहायता करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है रजोधर्म, रजोधर्म और प्रसव। रजोधर्म का मतलब होता है मंथली साइकिल, ठीक है, जिसे पीरियड कहते हैं, आवर्त चक्र कहते हैं, जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। फिर इसके बाद आया है प्रसव। अब प्रसव का मतलब होता है शिशु का जन्म। देखिए आप सरकारी हॉस्पिटल में कभी जाते होंगे, गए होंगे, तो वहां पर देखे होंगे लिखा होगा प्रसव कक्ष। तो प्रसव कक्ष यानी कि डिलीवरी, जहाँ पर डिलीवरी वगैरह होता है, जहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, उसको हम प्रसव कक्ष कहते हैं। यानी कि प्रसव का जो मतलब है वो बच्चा पैदा करने के लिए है। आई होप दोस्तों आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। माना मेरा मतलब स्त्री जनन तंत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों अगर स्त्री जनन तंत्र आपको समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।